नमस्कार, जय हिंद। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हमने कल देखा था, इस क्वेश्चन को देखा था जिसमें हमने इसमें जो इतिहास था, आधुनिक भारत के इतिहास, जैसे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन लोगों को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्यों दिया गया था, इसके बारे में जान लेते हैं ताकि याद रहेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आने वाले जैसे चटगांव से रिलेटेड बन जाएगा, या फिर कोई जैसे सांडर्स हत्या, ये सबसे स्टोरी बन सकता है यहाँ से कहानी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। ठीक है, आप कुछ पूछना होगा या फिर कुछ बताना चाहते होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैं बताया था कि काकोरी कांड में जो है ट्रेन से लूट लेते हैं उन लोग, मतलब जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का था। तो इन्होंने इनको इनको क्या करते हैं, जो लोग लूटे रहते हैं तो कुछ लोग पकड़ाते हैं और उन लोगों को फांसी दे दिया जाता है। 4 लोगों को मैं जब नाम बताया था उन लोगों को फांसी दे दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रहता है, इसको अपडेट करते हैं। इसको अपडेट करके एक चीज़ जोड़ते हैं जो कि सोशलिस्ट, एक यहाँ पर सोशलिस्ट मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको जोड़ते हैं। और ये जो है 1928 में इसको, मतलब यहाँ पर मैं बता दूं कि 1928 में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, 1928 में। तो 1928 में आपको पता होगा कि साइमन कमीशन भी इस समय आता है। ठीक है, बस सुनते रहना, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। तो ये जो हिंदुस्तान, ये जो चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों मिलकर इसको संस्थापक करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है, तो यहाँ के जो है 1928 में क्या होता है कि साइमन कमीशन आया रहता है, उसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइमन कमीशन में केवल ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज लोग थे वहाँ पर। ठीक है, तो उसका बहिष्कार करते हैं कौन, और लाला लाजपत राय भी इसको बहिष्कार करते हैं। तो एक अंग्रेज होता है सांडर्स, वो क्या करता है, लाला लाजपत राय को डंडा से मार के हत्या कर देता है। जिसके बाद भगत सिंह को गुस्सा आता है। भगत सिंह और कौन, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो ये इन लोग क्या करते हैं, जितने भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, अब बोलेंगे सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका भाग में रहते हैं, इन लोग क्या करते हैं, सांडर्स को मार देते हैं। ठीक है, कौन कौन मिल के मारते हैं, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। लेकिन यहाँ पर भगत सिंह ही हैं जो सांडर्स की हत्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद बम कांड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अंग्रेज लोग, इन लोग भाग जाते हैं। कौन कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जो राजगुरु थे, इन लोग सब भाग जाते हैं, मतलब इन लोग गुप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग क्या करते हैं, भारतीयों पर यातना करने लगते हैं, उनको पूछने लगते हैं, उनका आपका पता पूछने लगते हैं। इनका पता नहीं पूछने की वजह से उनकी यातनाएं देने लगती है। तो इस वजह से इन लोग जो है सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। कौन, भगत सिंह। तो भगत सिंह क्या करते हैं, दिल्ली में एक असेंबली हो रहा होता है, वहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये जो थे, इन्होंने जाके बम फेंकते हैं वहाँ पर, और उनको बस एक सूचना देते हैं कि जैसे सूचना देते हैं कि जिसको कान, मतलब कैसे तो है, मतलब बात है उसमें, जैसे सांडर्स को जैसे मारे रहते हैं लाहौर हत्याकांड में, तो वहाँ पर वो कहना चाहते हैं बम फेंक कर कि बहरे कानों को हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर भगत सिंह जो है दिल्ली असेंबली में बम फेंकते हैं और वहीं पर वो सरेंडर करते हैं, पकड़ाते हैं। लेकिन उन पर जो मुकदमा चलता है वो बम फेंकने के लिए नहीं चलता, वहाँ पर चलता है सांडर्स हत्याकांड के लिए। ठीक है, यही मुकदमा चलता है 1929 में। अब ये सन को अभी याद, ध्यान मत रखो ज़्यादा, क्योंकि मैं जैसे नोट्स दूंगा तो उस नोट्स से आप क्या करना, बस डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लेना, उससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, इन लोगों को फांसी देते हैं लाहौर षड्यंत्र के कारण। बम फेंकने वाला नहीं था। ठीक है, इसको भी याद रखना। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्या करते हैं, इन लोग को जेल से छुड़ाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी क्या करते हैं, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक योजना बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग, अंग्रेज लोग घेर लेते हैं इनको, और वहाँ पर इनको जो है मार देते हैं, शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार से घटना होती है।
अब यहाँ पर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर हम 1928 में साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन के यहाँ पर एक जो है बहिष्कार करने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पर एक भारत का सचिव रहता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड बेकनहेड। लॉर्ड बेकनहेड उन्होंने क्या करता है, वो भारतीयों को चुनौती देता है कि ठीक है, मैं साइमन कमीशन वापस हो जाता है, लेकिन क्या आप इस प्रकार से नियम बना सकते हो, नियम कानून यहाँ पर शासन व्यवस्था का। तो वहाँ पर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1928 में ही। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें मोतीलाल नेहरू थे। 9 सदस्य कमेटी बनाते हैं और 1 साल के अंदर एक रिपोर्ट बना के जो है देते हैं। उन लोग चाहते हैं डोमिनियन स्टेट मांगते हैं। कौन? स्वराज नहीं मांगते हैं, पूर्ण स्वराज, लेकिन डोमिनियन स्टेट मांगते हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू जी। तो इस प्रकार से इन लोगों का भी कुछ नहीं हो पाता है। फिर आगे चल के लाहौर अधिवेशन होता है वहाँ पर, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग होता है, जो कि 1929 में। 1929 में क्या होता है, पूर्ण स्वराज यहाँ पर जो है रावी नदी के किनारे, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू करते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू करते हैं और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग होता है और यहीं पर 26 जनवरी को 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चलता है और आगे भी स्टोरी है जो कि आप सुनना चाहें तो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी चीज़ें जो भी, जैसे आगे क्या हुआ, लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था, इसको भी मैं नोट्स में आपको बता दूंगा। लाल कुर्ती आंदोलन क्या था? ये जो है उत्तर पश्चिम में, जहाँ पर जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान साइड, जहाँ पर खान अब्दुल गफ़ार, जो कि जिसको गांधी की संज्ञा भी दिया जाता है, सीमांत गांधी, इन्होंने क्या किया था, लाल कुर्ती के ड्रेस में असहयोग आंदोलन की हिंसा, मतलब बिना हिंसा किए मतलब इन्होंने आंदोलन किया था, तो उसको बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। उसको भी पढ़ लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आगे देखिए, पॉलिटी से आया है क्वेश्चन, जो कि आर्टिकल नंबर 19 को बताया गया है। ठीक है, पॉलिटी। ठीक है, यहाँ पर तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये अनुच्छेद 19 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे कि ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार होता है, 19 से लेकर 22 तक के बीच में होता है। तो हमें जितने भी मूल अधिकार है वो सभी को याद रखना पड़ेगा। जैसे भाग टू को याद रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, नागरिकता है। भाग थ्री क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है यहाँ पर याद रखो कि 12 से लेके 35 तक जो है ना, ये आर्टिकल, ये क्या है, ये मूल अधिकार का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो आपका 5 से लेके 11 तक क्या है, तो ये नागरिकता का है। जानते हैं 9 जो नागरिकता है, जिसमें से जैसे 9, 10, 11, उसके बाद 11 से तक ये आपका जो है भाग टू, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, और 12 से लेकर यहाँ पर 35 तक जो है मूल अधिकार है। 6 प्रकार के मूल अधिकार है, लेकिन पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 300 क में इसको जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो है समानता का अधिकार होता है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता होता है, फिर संस्कृति एवं शिक्षा का होता है, फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे 32 नंबर आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, जो कि पूछा गया है कई बार पेपर में और आ सकता है, जिसे हृदय भी कहा गया है संविधान के। तो यहाँ पर जानकारी हम शुरू से देख लेंगे सभी चीज़ों को नोट्स के माध्यम से जब मैं बनाऊंगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। तो यहाँ पर समानता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है। हम स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अब 19 में जो है यहाँ पर जैसे भारतीय नागरिकों को अलग प्रकार के जो है नागरिकता दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे 19 क या 19 ए बोलेंगे या 19 क बोल सकते हैं। ठीक है, 19 ए लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, अपने विचार अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता होता है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता होता है, सूचना पाने की स्वतंत्रता होता है। ये एक क में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क किस में जाएगा, 2 में जाएगा, मतलब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। उसके बाद ख में जाएगा, तो ख में मतलब 19 बी, इसमें ख बोल सकते हैं। तो ये शांतिपूर्ण जो है सम्मेलन करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा लेंगे
कि दूसरा का हो जाएगा क्या, ख का यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन। ठीक है। सी में क्या है, संघ बनाने के लिए है, तो संघ बनाने के लिए है तो संघ बना लेंगे गांव में। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका डी वाला होगा, और इसको याद रख लेना, कॉपी में लिख लेना। देखो इस बार परीक्षा होने वाला है, तो हो सकता है इस बार आपका मूल अधिकार के जगह मूल जो है नागरिकता से पूछ ले। ठीक है। और सभी जैसे यहाँ पर केवल 19 का दिया हुआ है, मतलब आर्टिकल 19 का दिया हुआ है। इसी प्रकार से 12 से लेकर 35 के बीच में, 19 से लेकर 22 के बीच में सभी आर्टिकल को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से मिलाने के लिए दे सकता है। जैसे यहाँ पर 9 में दे देगा कि आर्टिकल 9 का बताइए क्या है, अन्य देशों में नागरिकता स्वेच्छा पूर्ण कर सकते हैं, भारत की नागरिकता समाप्त, ऐसे करके क्वेश्चन को दे सकता है यहाँ पर। तो हमें याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, और ये अधिकार से क्वेश्चन है, तो हमें अधिकार के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है। देखिए अभी जो क्वेश्चन अभी पेपर जो हुआ था उसमें आर्टिकल 17 को पूछा था। ठीक है। जो अस्पृश्यता वाला है उसने को पूछा था। हो सकता है इस बार शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछ दे 23 से लेकर 24 तक। ठीक है। या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का पूछ ले। धार्मिक स्वतंत्रता कितना होता है, 25 से लेकर 28 होता है। इसको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। संवैधानिक उपचार तो हमेशा आते रहता है पीएससी में, सीजीपीएससी में 32 आर्टिकल, ये इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और रीट जारी करते हैं, 5 प्रकार के रीट जारी करता है। क्या रीट होता है, जैसे संवैधानिक उपचार में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो इसी को जो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान का हृदय कहा है, वो आत्मा कहा है यहाँ पर। तो 5 प्रकार के रीट जो होता है, जैसे बंदी प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, और अधिकार परीक्षा होता है। ठीक है। तो इसके याद रखना, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, बंदी करता व्यक्ति को आदेश देता है कि वो जैसे 24 घंटा के अंतर्गत वो न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। बंदी प्रत्यक्ष मतलब बंदी बनाना, बंदी करना, यही हो गया। परमादेश मतलब होता है जैसे सार्वजनिक अधिकार को आदेश देता है, जैसे इसी किसी कार्य को करे, परमादेश आदेश उसमें लिखा हुआ है, आदेश जुड़ा हुआ है इसी प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। और कई बार जैसे मौलिक अधिकार हुआ है तो उसका जैसे कई बार आपातकाल में हट जाता है, तो कौन कौन से हटता है, 20-21 कभी नहीं हटता है, इस प्रकार से याद रखना है। आपातकाल में 19 शेष मौलिक अधिकार के निलंबन के लिए जो है मतलब अध्यादेश जारी होता है तब हट जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 3 बार आपातकाल लगा है, 1962, 71, 75, ऐसे याद रखना है आपको। तो ये है आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पूरा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है। बस आपको देखना है, उसको कुछ नहीं करना है आपको। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा या वेबसाइट होगा। ठीक है। वेबसाइट का नाम भी आपको शो हो रहा होगा कमेंट में, या फिर नीचे दिखाया होगा, मैं नाम दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हो या टेलीग्राम में जाकर ले सकते हो। ठीक है। ताकि बस एक चीज़ ये पता रहेगा कि इस पॉइंट का मतलब ये है, बस ओवरव्यू पता हो, सब चीज़ जानकारी रखना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें दिमाग में याद हो सकता है उसको तो याद रखना पड़ेगा ना। ताकि जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, अभी समय है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ा है, मतलब जैसे अभी शुरू शुरू पढ़ रहे हो आप। ठीक है। और जैसे आप पढ़े कॉन्सेप्ट को, ठीक है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को लगाया ऑब्जेक्टिव को, तो क्वेश्चन नहीं लगा, कोई कोई क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन आप पढ़े हो तो ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आगे और भी पढ़ते जाएंगे और भी पढ़ते जाएंगे और भी क्वेश्चन गलती होगा, वो चीज़ें मेमोरी बन जाता है दिमाग में। इसीलिए पढ़ने का फ़ायदा यहाँ पर ये है। कई लोग बोलते हैं स्टूडेंट लोग यहाँ पर कि सर इसमें तो क्या ही पढ़ूँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो परीक्षा में आ रहा है क्वेश्चन उसी उसी को बस बता दीजिए, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही बार मतलब सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा समय देना रहेगा, क्योंकि आप दिमाग में घुमाते रहो ना सभी चीज़ों को। जैसे अधिकार के बारे में, अनुच्छेद के बारे में एक शॉर्ट नोट बना लो। तो वे फिर बोलते हैं स्टूडेंट लोग कि सर जैसे मैं क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, और क्या पढ़ूँ कि एक ही साथ सभी चीज़ें दिमाग में आ जाए। खैर ये सब बातें करते हैं, आगे देखो क्वेश्चन देखेंगे आगे। 1994 देखते हैं। तो इसको भी जानते हो आप लोग, 8वीं क्लास में पढ़े हो, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना, 78 होता है।
इस प्रकार से आपको पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में आपने पढ़े हैं ना, जैसे कुरकुरे पैकेज होता है उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, नाइट्रोजन यहाँ पर ताज़ा रखता है चीज़ों को, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, कितना 21%। उसके बाद क्या होता है, बाकी 1% जो है इधर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन होता है, अन्य गैसें होती हैं, ये सब चीज़ें होती है, बाकी ये इतना रहता है। तो यहाँ पर इसे हो गया क्वेश्चन इसका, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। आगे देखें, किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। देखो आप लोग, कई लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र में है, लेकिन यहाँ पर गंगा होगा करेक्ट आंसर। लेकिन आप बोल सकते हो कि ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं हो सकता, गंगा है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर देखो कि ब्रह्मपुत्र जो है गंगा का मतलब हिस्सा है, लेकिन गंगा प्रमुख है, यहाँ पर गंगा डॉल्फिन ये होगा, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी और इंद्रावती तो हटा दो, इसमें कोई डॉल्फिन का आवास नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहीं पर आप एक चीज़ याद रखो कि 18 मई 2009 18 मई 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसको बस याद रख लो यहाँ पर, ठीक है। ये तो गंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखो, 6ठी शताब्दी में बोल रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था, ये बोल रहा है। तो हम 6ठी शताब्दी में बात कर रहे हैं। 6ठी शताब्दी यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसका, जनपद काल। मैं शुरू से एक बार इतिहास को आपको रिवीजन करा देता हूँ, शुरू से बस एक छोटा सा समरी बताता हूँ, बस 1 मिनट में आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं, तो प्राचीन भारत में जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण होता है, बस ध्यान से सुन लो एक बार, ठीक है। तो ये हम 25,000 से लेकर 10,000 BC तक आपको पढ़ते हैं, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। अभी मैं नंबर इसको हटा देता हूँ, आपको बस सुनना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास में ये होता है प्राक ऐतिहासिक जिसे कहा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता होता है 2350 BC से लेकर 1750 BC तक, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हड़प्पा सभ्यता होता है, तो यहाँ तक प्राक ऐतिहासिक चलता है। उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट वैदिक सभ्यता को ध्यान रखना है। वैदिक सभ्यता स्टार्ट होता है, वैदिक सभ्यता आपका 1500 से लेकर 600 BC तक चलता है। BC मतलब समझ गए, BC AD ईसा पूर्व और ईसवी, याद होगा आपको, ठीक है। तो वैदिक काल 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, और एक होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल ये 2 भागों में बढ़ता है, ऋग वैदिक काल, और इनके सामाजिक जीवन को भी आपको पढ़ लेना है। जैसे उत्तर वैदिक काल में लोहा का इस्तेमाल शुरू हो गया था, लोहा का इस्तेमाल शुरू कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या विवाह का प्रचलन हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है धर्म, कौन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 6ठी सेंचुरी में होता है, मतलब 6ठी शताब्दी BC, मतलब 6ठी BC में होता है, मतलब 6ठी शताब्दी में। तो यहाँ से बस ध्यान रखो कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से ये शुरुआत होता है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म जैन धर्म आप मानते हैं, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहाँ पर पहले कौन आता है, जैन धर्म, ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म यहाँ पर, ठीक है। 540 में क्या होता है, 540 में यहाँ पर जो है 540 में आपका स्टार्ट होता है कुंडग्राम, जिसका सिद्धार्थ नाम रहता है, माता का त्रिशला नाम रहता है, नंदीवर्धन, ठीक है। वहीं पर पत्नी यशोदा, अनुजा, प्रियदर्शनी, ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ लेना, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर 2 रहते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म आता है 563 BC, ये लुम्बिनी में आपका जो है, बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ, बचपन का जो है तथागत बोलते हैं, गौतम, ये बौद्ध धर्म को आप पढ़ लेना, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है स्टार्ट होता है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, उसके बाद 6ठी शताब्दी में ही आपका जो है मगध साम्राज्य स्टार्ट होता है, यहीं से इतिहास शुरू होता है। जैसे मगध से पहला हर्यक वंश आता है, कौन आता है, हर्यक वंश, हर्यक वंश याद रखना ये हर्यक, ठीक है। 544 से लेकर 412 BC यहाँ तक। तो ये जो है यहाँ पर पूछ रहा है मगध महाजनपद का, ठीक है, मगध महाजनपद का पूछ रहा है यहाँ पर। चीज़ें समझ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो जिससे ये जो 6ठी शताब्दी में हुआ था, इस समय आर्थिक जीवन इन लोगों का कैसा था, जैसे जितने भी 16 महाजनपद थे, इन लोगों का महाजनपद, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये इसका स्रोत कहाँ मिलता है। तो पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ में याद रखना कि पहले जैसे एक चीज़ याद रखो बस, कबीला होता है, ठीक है, कबीला,
कबीला मतलब एक छोटा सा गांव होता है, मतलब छोटा सा एरिया होता है। उसके बाद जन बनता है, जन, ठीक है, जन, जन बोलते हैं उसको। जन से बनता है जनपद, जनपद, जनपद। उसके बाद बनता है महाजनपद, जो कि बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो पहला याद रखना कि बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। उसके बाद जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या मिलता है? भगवती सूत्र में, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उन लोग का तो दिमाग घूम गया होगा। बस आप ध्यान से सुनो, नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र यहाँ पर था। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जितने भी महाजनपद थे, इनमें कैसे शासन होता था। क्या इसमें राजतंत्र था, मतलब राजाओं का शासन होता था, या फिर प्रजा का शासन था, कैसा था? तो यहाँ पर देखेंगे तो इस सबसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है राजतंत्र था, मतलब राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। और साथ में गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब, जैसे गण मतलब क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप द्वारा, मतलब संघ, संघ द्वारा शासन करते थे। मतलब यहाँ पर गणतंत्र भी मिलता है और राजतंत्र भी मिलता है, ठीक है। तो मगध साम्राज्य का जो राजधानी था वो था राजगिरी, बाद में पटना होता है, पाटलिपुत्र बाद में, ठीक है। तो राजगिरी था यहाँ पर, जिसको गिरिब्रज भी बोलते हैं, तो राजगिरी। तो 16 महाजनपद को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 महाजनपद आपको याद रखना है। कौन है? ये है बिहार में पड़ता है, ठीक है, 3 महाजनपद। और 8 महाजनपद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, याद रखने के बता रहा हूँ मैं। अब आगे जो है एक पड़ता है एमपी में, एक कहाँ पड़ता है? एमपी में। अब एक पड़ता है कहाँ? राजस्थान में। और आगे जो एक एक पड़ता है दक्षिण में, याद रखना, एक दक्षिण में पड़ता है जो कि अस्मक बोलते हैं। और एक 15वां और 16वां, 15वां जो है राजपुर, जिसको राजपुर और तक्षशिला, ये भारत के बाहर पड़ते हैं। तो ये सभी के राज्य की राजधानी याद रखना। हो सकता है अगली बार अलग पूछ ले, वज्जी पूछ ले, अंग पूछ ले, ठीक है। या फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि पांचाल है, ठीक है। या फिर आपका इंद्रप्रस्थ याद रखो, कुरु, कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ याद रख लो। तो मतलब महाजनपद को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। बाकी हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है, उसके बाद मौर्य वंश आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, स्थापन करता, घनानंद को खत्म करके बनता है। अरे टाइम भी हो गया है, आगे भी हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट। और थोड़ा सा ध्यान से आप सुनोगे तो चीज़ें समझ में आएगा। और ये मत सोचना कि यहाँ पर टाइम पास हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप दिमाग में बस एक चीज़ को घुसो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस दिमाग में घुसाओ, आपको चीज़ें जो है यहाँ पर समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ 97 को हम बना लेते हैं, एक सेकंड, अगले वीडियो में बना लेते हैं इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो में तुरंत अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका जो है नेक्स्ट।